हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका कक्षा 10 और कक्षा 12 के हिंदी में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, जो आने के चांस हैं इस साल भी आ जाएंगे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका सिलेबस लिया हूँ हिंदी का, कक्षा 10 का ये है। पहले कक्षा 10 का चलेगा, इसके बाद इसी वीडियो के अंत में आपको कक्षा 12 का भी जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया जाएगा। चलिए देखिए, इसमें आपका अगर कक्षा 10 की बात किया जाए, सिलेबस की, अगर सिलेबस के हिसाब से ही आपको चलना है, क्योंकि आपके पास अब बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं बचा है, अब समय कम ही है। चलिए देखिए, इधर स्टार्ट करते हैं। आपको पता है बहुविकल्पी है इस बार 20 नंबर का। बहुविकल्पी में किससे किससे आएगा, तो आपको गद्य के विकास से आएगा, जो कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये साफ साफ लिखा हुआ है। इससे आपको ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलेगा। और इससे आपको 5 प्रश्न रहेगा एक एक नंबर का बहुविकल्पी। अभी पेपर भी आपको दिखा दूंगा, जो आपका मॉडल पेपर है उसको भी सॉल्व करा दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका इसमें रहेगा, पाँच पाँच प्रश्न तो ऊपर हो गया। दूसरा आपका विकास, आपका पद के विकास से, पद के विकास में आपका रीतिकाल, आधुनिक काल, इससे भी 5 प्रश्न रहेगा 5 नंबर में। अब ये तो रहा आपका 10 नंबर की, हो गया गद्य और पद के विकास से, जो कि आपको एक एक नंबर में आएगा, ये आपको याद करना है। इसके बाद आपका है काव्यगत सौंदर्य से आपका रस, अलंकार, छंद। अब रस में आपको केवल हास्य रस और करुण रस। इसका परिभाषा एक्चुअल में देखिए, आपको परिभाषा नहीं पूछेगा क्योंकि बहुविकल्पी है, तो उसमें परिभाषा नहीं हो सकता। आपको एग्जाम्पल दे दे और पूछ दे कि इसमें से कौन सा रस है, या फिर किस रस का कौन सा अस्थाई भाव होता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। देखिए, इसको अभी मैं बता दूंगा, ये पूरा आपका रस, अलंकार, छंद अभी चलेगा। पहले सिलेबस थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद मैं अभी इसको डिस्कस कर रहा हूँ तीनों को। फिर इसके बाद आपका आता है व्याकरण से उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची। उसके बाद संस्कृत व्याकरण में आपका संधि, संधि में केवल यण संधि बचा हुआ है। यण संधि आपको देखिए, ये सब बहुविकल्पी का पार्ट चल रहा है, ऊपर जितना दिया है सब बहुविकल्पी है। समास में भी आपको द्वंद्व और द्विगु ही केवल पढ़ना है। शब्द रूप में आपको फल का, मति का, मधु का, नदी का, ये आपको शब्द रूप याद करना है। और धातु रूप में पठ का, हस का, ये धातु रूप याद करना है 2 ठो। ये तो रहा है आपका बहुविकल्पी के लिए। चलिए इसको इतना पार्ट आपको डिस्कस कर लेता है, ये रस से लेकर और ये पूरा। उसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे देखेंगे क्या क्या आया है, कैसे कैसे लिखना है। पहले इसको देख लेते हैं। देखिए आपका पहले था रस, था रस में आपको हास्य रस था और करुण रस था। 2 रस केवल पढ़ना है आपको। कक्षा 10 में है तो 12 में है तो आपको और भी रस पढ़ना है, उसको मैं लास्ट में उसको बताऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है, और पूरा डिटेल में उसको समझाया भी जाएगा। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 के लिए, आपका हास्य रस और करुण रस। चलिए देखिए, हास्य रस क्या होता है। हास्य माने हंसी। अब इसमें जिसको पढ़ने पर आपको हंसी का भाव उत्पन्न हो, हंसी का भाव यानी कि हास, अस्थाई भाव यदि पूछे, ये आपको याद रखना है। बहुविकल्पी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ देगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो हास होता है। बाकी सब का अस्थाई भाव याद करना तो मैं डिटेल में आपको इसी वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, वो PDF पूरा अगर चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अस्थाई भाव आपको हास्य रस का अस्थाई भाव हास। ऐसे ही अब इसमें क्या आपको मिलेगा, तो इसको पढ़ने पर या किसी व्यक्ति को देख करके उस पर हंसी का भाव अगर उत्पन्न होता है, तो उस रस को कहेंगे आपको हास्य रस। जैसे इसमें देखिए उदाहरण दिया हुआ है, आपको उदाहरण बहुत ध्यान से देखना है। हंसियस भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुने जे आवे हिमालय के उछाह में। ये कब का वर्णन है, ये आपको स्वयंवर, जब भगवान भगवान शिव का स्वयंवर हो रहा है, जो विवाह उनका, तो उस समय का ये है। वहाँ पे जितनी भी स्त्रियाँ होती है हिमालय पर, उनके शादी में उनको देख करके, उनका जो हुलिया होता है उसे देख करके वो हंस हंस के इधर उधर भागने लगती हैं। तो ये वहाँ का है। अब देखिए, पाहुने जो है हिमालय के उछाह में, ये वहाँ पे हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसका स्थायी भाव हास है। और यहाँ पे रस कौन सा है, हास्य रस है। वैसे यहाँ पर भी देखिए, शीश पर गंगा से सीधे यहाँ पे हंसी दिख गया आपको, इधर भी हंसी, तो ये भी उनके विवाह का है। शीश पर गंगा से, भुजन भुजंगा से, हास
ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब नंगा उनके लिए यूज हुआ है, भगवान शिव के लिए। ये आपको इस तरह से मिल जाएगा। आपको या तो ऐसे एग्जाम्पल दे देगा, आपको इसमें से कौन सा रस है, या फिर सीधे दे देगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, या फिर ऊपर आपको कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य रस है, एग्जाम्पल है। ऐसे आपको बहुविकल्प में दे सकता है। हम नीचे देखते हैं कुछ। दूसरा आपका करुण रस है। दो ही रस पढ़ना, एक हास्य रस और एक करुण। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हास्य माने हंसी, करुण माने दुख का भाव। तो जहाँ पे आपको दुख का भाव देखिए, जहाँ पे दुख प्रकट हो वहाँ पे आपको कौन सा रस देखना है, वहाँ पे करुण रस देखना है। अब करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो शोक होता है, दुख। शोक अस्थाई भाव या अस्थाई भाव, ये आपको याद रखना है, इसी में से आपको मिल जाएगा। जैसे इधर दिया है राम राम कहीं, राम कहीं। ये जनरली आपको देखने को कहाँ मिलता है, जहाँ पे आपको भगवान के प्रति अगर कुछ वर्णन हो रहा है तो वहाँ पे आपको, या भगवान से आप कुछ दुख का अपना व्यक्त कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। जैसे राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम तन परिहरहि रघुपतहि बिरह राव गयऊँ सुरधाम। देखिए बिरह का भाव आ गया, सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ मिल गया आपको बिरह। ये करुण रस आपको ऐसे ध्यान देना है। दो ही रस आपको पढ़ना है। तो ये तो रहा है आपका रस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट है आपका अलंकार। अब अलंकार में भी कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है आपको। अलंकार में आपको पढ़ना है केवल अर्था अलंकार। अलंकार में कौन सा अलंकार, अर्था। आपको पता है कि दो प्रकार का अलंकार है, शब्द अलंकार और अर्था अलंकार। ये केवल आपको अर्था अलंकार पढ़ना है। वह अर्था अलंकार में आपको क्या क्या मिलता है, इसमें मिलता है आपको उपमा, उसके बाद इसके साथ साथ आपको रूपक मिल जाएगा और उत्प्रेक्षा। तो आपको इतना ही पढ़ना है। बाकी आप कक्षा 12 में यदि हैं तो ये कक्षा 10 के लिए है। अब कक्षा 12 में है तो आपको शब्द अलंकार भी पढ़ना है इसके साथ साथ। तो अभी उसको भी डिटेल में पीछे बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए आपको रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। तो उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार, उपमा माने इसी को इंग्लिश में सिमिली कहा जाता है। सिमिली माने किसी के बीच तुलना करना। तो जहाँ पे तुलना किया जाता है तो उसे कहेंगे उपमा अलंकार। जैसे देखिए इसमें आपको कुछ शब्द ऐसे मिल जाएंगे जो आप देख कर ही समझ जाएंगे कि ये एक्चुअल में क्या है। ये उपमा अलंकार ही है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि सही से दिखे। चलिए ये देखिए, इसमें आपको देख करके ये आप कुछ कुछ ऐसे शब्द मिल जाएंगे जिससे आपको पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सा दिख रहा है, सरिस दिख रहा है, ऐसे और भी कुछ इसमें शब्द होते हैं जो कि उपमा अलंकार में आपको देखने को मिलते हैं। तो वो आप यदि शब्द भी जानते हैं तो आप पहचान सकते हैं कौन सा अलंकार है। जैसे एक तो हो गया सा, दूसरा इधर सरिस लिखा हुआ है। अगर ये कहीं आपको दिख जाता है तो तुरंत आपको समझ लेना है कि उपमाई अलंकार है ये। सा हो गया, सरिस हो गया, उसके बाद सी हो गया, फिर ऐसे ही आपको तुल्य हो गया, तुल्य। इस ऐसे ही आपको के समान हो गया, अगर कहीं किसी वाक्य में लिखा हुआ, जैसा मिल गया, या फिर ज्यों मिल गया। ये शब्द ऐसे हैं जो किसमें लगते हैं, ये सब शब्द आपको मिलेंगे उपमा अलंकार में। तो जहाँ पे ये दिख जाए कहीं भी तो आप समझ जाना है वहाँ पे उपमा अलंकार है, मतलब तुलना किया जा रहा है किसी दो के बीच में। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए इधर दिया है, सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा माने सागर के जैसा। यहाँ पे गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, गिरी माने पहाड़ के जैसा जिसका मन ऊंचा हो। यहाँ पे देखिए पीपर पात सरिस मंडोला। अब ये अपने मन को किसके साथ सिमिलरिटी दिखा रहा है, किसके साथ तुलना कर रहा है, मन का तुलना पीपर के पत्ते के समान। तो मतलब जैसे पीपर का पत्ता डोलता है, हिलता है, वैसे ही मन भी आपका डगमग हो रहा है। तो ये चीज़ था आपका उपमा अलंकार। ऐसा ही है रूपक अलंकार। रूपक में जहाँ पे उपमेय में उपमान का आपको पता है, उपमेय और उपमान अभेद रूपी आरोप हो। अभेद माने बिना किसी भेद का, एकदम डायरेक्ट किसी को बता दिया जाए कि एकदम तुम वही हो, कौन हो। जैसे यहाँ पे दिया चरण कमल। अब चरण और कमल का तुलना नहीं कर रहा है, अब सीधे चरण को किसके साथ बना दिया, चरण को ही कमल बना दिया। वो यहाँ पे अब उसमें कोई भी भेद नहीं छोड़ा है, डायरेक्ट वही बना दिया कि जो जो प्रभु का जो चरण है वो सीधे क्या है, वो कमल है। तो इस तरह से आप यहाँ पे भेद नहीं होता है। वहाँ पे देखिए यहाँ पे तुलना किया जा रहा था, यहाँ तुलना नहीं, डायरेक्ट किसी चीज को बता देते हैं। जैसे आप मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, तो मुख चंद्र मतलब सीधे अब मुख को किस कैसा बना दिया गया, चंद्रमा के जैसा बना दिया गया। वहाँ पे तुलना नहीं करेंगे चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पे सीधे मुख को ही चंद्रमा बना दे रहे हैं।
इस तरह से आपको जहाँ पे अभेद रहित आरोप हो या भेद रहित आरोप, तो वहाँ पे कहें कि ये रूपक अलंकार है। नेक्स्ट आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली गई हो। अब संभावना या कल्पना, अब इसके लिए सीधे सीधे आपको ये शब्द याद रखना है। जहाँ पे आपको मनु, मानो, मनो, मनऊ, जानो, जनु, जनऊ, इसमें से कोई भी एक शब्द अगर आपको दिख जाए तो ये समझ लेना है तुरंत ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये माना जा रहा है, कल्पना किया जा रहा है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है। इस तरह से आपको ध्यान देना है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, सोअत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनऊ नील मणि शैल पर। मनऊ दिख गया ना, मनऊ इसमें दिखा है, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरह से आपको लेकर चलना है। ये तो हो गया आपका अलंकार, 3 अलंकार। बाकी के अब 3 अलंकार जो शब्द अलंकार है इसके बाद में डिस्कस किया जाएगा, जो कक्षा 12 में है। कक्षा 10 में केवल इतना ही है। इसके बाद आता है आपका छंद। अब छंद में क्या क्या पढ़ना है, यदि आप कक्षा 10 में है तो आपको छंद में पढ़ना है सोरठा और रोला। 2 छंद केवल पढ़ना है, 12 में तो और भी छंद पढ़ना है। तो पहले देख लेते हैं सोरठा और रोला। सोरठा क्या होता है, ये जस्ट दोहा का उल्टा होता है। दोहा का, अगर दोहा आपको पता है तो ये दोहा का उल्टा कर देंगे, सोरठा बन जाएगा। दोहा में क्या होता है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा आपको 12 में पढ़ना है। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं। और प्रथम और तृतीय को विषम कहते हैं, विषम चरण 1 और 3, और ये सम चरण में। अब इसी का उल्टा इधर कर देना है तो सोरठा हो जाएगा। सोरठा में क्या होगा, देखिए सोरठा में जो प्रथम और तृतीय चरण में 11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जैसे इधर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक कविवर बदन, कर अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये आपको, बाकी आप मात्रा गिनना जानते हो तो इसमें से गिन सकते हैं। कौन सा बड़ा आपको पता है, मात्रा जब छोटा हो मात्रा के लिए ये लगता है, बड़ा के लिए ये लगता है। ये दीर्घ है, ये रेस्व है, इसको छोटा कहते हैं, इसको बड़ा कहते हैं। इसके लिए 2 गिना जाता है, इसके लिए 1 गिना जाता है। तो आप इसमें मात्रा गिन सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा, पहला चरण यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण यहाँ से है, चौथा ये है। यहाँ पे मिलेगा आपको 11 मात्रा दोनों में, और इधर मिलेगा आपको 13 मात्रा। तो इस तरह से आपको, ये रहा आपका सोरठा। और दोहा इसी में हो गया आपको, दोहा इसका उल्टा हो जाएगा। बाकी उसका एग्जाम्पल लास्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं, सोरठा हो गया और उसके बाद आपको रोला पढ़ना है। सोरठा के बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी इधर है, ये दोहा का ही, दोहा कह रहा हूँ, सोरठा का। रोला क्या होता है, देखिए रोला एक सममात्रिक छंद है। मतलब सममात्रिक माने होता है कि सभी जितने भी चरण है सब में बराबर बराबर मात्रा होगा, उसे सममात्रिक कहते हैं। इसमें 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में होगी। अब ये कह रहा है कि इसमें, चलिए ये सब आपको ज़्यादा वो नहीं, 11 मात्राएं होंगी ये बीच बीच में। मतलब यहाँ पे रति भी होता है बीच में, कहाँ विराम जिसको कहते हैं। ये 11वीं और 13वीं मात्राओं पर विराम होता है, जिसको रति कहा जाता है। ये कामा लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे देखिए इसका उदाहरण दिया है, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काय शीश आगे धर दीजिए। ये आपका रोला का उदाहरण। इसमें कितनी कितनी मात्राएं होंगी, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आपको देखने को मिलेगा, उसे कहेंगे रोला। ये तो रहा है आपका छंद, सोरठा और रोला, जो कक्षा 10 में आपको इतना ही पढ़ना है। दूसरा एग्जाम्पल नीचे पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो। चलिए मैं इसको पूरा नहीं पढ़ता हूँ, आप अगर डिटेल में जानना है तो इसको बाकी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपको पढ़ना है। चलिए अब है शब्द रूप। देखिए शब्द रूप भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब शब्द रूप में दिया हुआ है वहाँ पे कौन कौन सा, सिलेबस में बताया था, फल के लिए, नदी के लिए। तो ये फल के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे फलम, फले, फलानी। अब इसमें सीधे आपको ये पूरा पूछेगा नहीं कि आप शब्द रूप लिखिए फल का, यहाँ पे सीधे दे देगा आपको। जैसे यहाँ पे दे दिया कि फलेन, अपो दिया कि ये फलेन किस विभक्ति का है और किस वचन का है। फिर आपको पता रहना चाहिए पूरा, अगर याद रहेगा तभी आप बता सकते हैं फलेन किसका है, तृतीय विभक्ति एक वचन। तो अब आपको जब विकल्प में देगा तो ऐसे देगा, फलेन दे दिए कि फलेन है, फलेन क्या है तो तृतीय विभक्ति एक वचन है। यहाँ से मान लीजिए दे दिया फलेव्य है, और फलेव्य क्या है, फलेव्य
ये है चतुर्थी का बहुवचन। तो ऐसे आपको एग्जाम में पूछा तो ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलियो फलानाम फले फलियो फलेषु ए फले फले ए फलानी। यहाँ पे फलानी आ गया। चलिए फलानी को नहीं देखना है, यहाँ पे देखिए द्वितीय तृतीय, ये प्रथमा है। आपको विभक्ति भी पता होना चाहिए, कारक चिन्ह इसी से आता है। प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने में, षष्ठी काके की। अब ये में पर, सप्तमी में पर से को संबोधन है अरे हो। तो यहाँ से आपको देखना है। अब इसी से अगर आपको ये सही से पता है तो आप व्याकरण जो आपका इसमें अनुवाद करने के लिए आता है हिंदी से संस्कृत में, वो आप कर सकते हैं। ये नहीं पता रहे तो नहीं कर पाएंगे सही से। ये यहीं पे ये विभक्ति का भी बहुत मायने है, किसमें कौन सा आता है। जैसे यहाँ पे अगर कहीं फल दे दिया, फले दे दिया, तो फले का क्या मतलब हुआ, फल में। सप्तमी में है तो ये क्या होता है, सप्तमी में पर से को होता है ना, तो ये फल में हो गया। फलस्य, फलस्य माने षष्ठी का होता है, तो फलस्य का क्या मतलब होता है, फल का। इस तरह से आपको ये भी थोड़ा जानना ही है, ये आपको याद करना है। फल का, जल का जो भी दिया है उसमें सिलेबस में अभी बताया हूँ, वो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए ये धातु रूप, धातु रूप, ये व्याकरण अगर अनुवाद करने के लिए आपको शब्द रूप और धातु रूप दोनों आना चाहिए। इसमें भी वैसे ही पूछेगा आपसे, सीधे दे देगा कि पठती क्या है। पठती, ये पठती किस पुरुष का है, किस वचन का है। तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठती दे दिया है किस वचन किस पुरुष का है, तो ये प्रथम पुरुष और मध्यम, प्रथम पुरुष और एक वचन का है। ऐसे ही आप इसमें दे दिया पठिष्यति, ये लिट लकार का प्रथम पुरुष और एक वचन का है। अब देखिए लट लकार क्या होता है, लट लकार होता है वर्तमान का, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या प्रेजेंट टेंस, वो वर्तमान काल, ये वर्तमान के लिए यूज होता है। लट लकार, जैसे वह जाता है, वह खाता है। अब ये पुरुष क्या होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, पर्सन पढ़ते हैं ना, संस्कृत से ज़्यादा आप इंग्लिश जानते हैं। और थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। पर्सन क्या होते हैं, व्यक्ति। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, मैं, मतलब आई फर्स्ट पर्सन, तुम सेकेंड पर्सन, मतलब इससे संबंधित जितना मैं, हम, ये सब फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में तुम से संबंधित तू, तेरा, ये सब सेकेंड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन में इसको छोड़कर मैं, तुम और बाकी सब जितने बचे वो थर्ड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। जैसे वह, वे सब, ये सब क्या है, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। मैं फर्स्ट, तुम सेकेंड, बाकी सब थर्ड। इस तरह से ये आपको पता रहना चाहिए। अब ये लिट लकार क्या होता है, देखिए लट लकार क्या था, वर्तमान काल था। वैसे ही लिट लकार क्या होता है, तो लिट लकार होता है आपका भविष्यत काल। ये भविष्य काल, भविष्य काल, लिट लकार भविष्य काल। ये लंग लकार क्या होता है, भूतकाल होता है, मतलब बीते हुए पास्ट टेंस में। ये बीता हुआ जो है वो भूतकाल में आता है। भविष्यत माने जो भविष्य में जो आने वाला है, फ्यूचर, जो फ्यूचर टेंस है वो लिट लकार। जैसे ये पठिष्यति है तो पठिष्यति माने पढ़ेगा, ऐसे होता है, पढ़ेगा। पठती माने पढ़ता है। तो ये, अब ये अपठत माने पढ़ा होगा, ये पढ़ा जो पास्ट में बीत गया है, तो ये अपठत हुआ। ये तो है, बाकी का भी आप देख लीजिए नीचे। ये लंग लकार है, उसके बाद लोट और विधिलिंग। लोट लकार का क्या मतलब होता है, लोट लकार माने होता है आज्ञा या प्रार्थना, आज्ञा या प्रार्थना। लोट लकार क्या था, एक मिनट, विधिलिंग नहीं, ये यहाँ पे लोट लकार आपको आज्ञा या प्रार्थना के लिए। सही से चल नहीं रहा है थोड़ा सा। विधिलिंग में आपको चाहिए के अर्थ में यूज होता है, चाहिए के अर्थ में। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, ये सब जहाँ पे आएगा वो विधिलिंग लकार होता है। चलिए आपको एग्जाम में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे दे दिया कि पठतु। अब ये पूछ दिया है किस पुरुष का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो ऐसे आपको एग्जाम में पूछेगा, आपको इतना ही जानना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपको आएगा निबंध लिखने के लिए, निबंध।
आपको पता है निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, 9 नंबर का आएगा, तो ये आपको बढ़िया से लिखना पड़ेगा। और निबंध के लिए आपको जैसे आपको पर्यावरण बॉक्स में टॉपिक दिया है, किस किस टॉपिक पे आपको लिखना है वो साफ साफ लिखा हुआ है। 4-5 टॉपिक है, विज्ञान है, पर्यावरण, प्रदूषण है, जनसंख्या है, तो आपको उतना ही में केवल देखना है। जैसे आपको दे दिया पर्यावरण प्रदूषण पर लिखने के लिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये आपको हेडिंग में होना चाहिए प्रस्तावना, सबसे ऊपर। प्रस्तावना माने आपको शुरू करना है, भूमिका बनाते हैं ना किसी चीज़ का एकदम शुरुआत करने के लिए, तो प्रस्तावना आपको बढ़िया से लिखना है। ये सब में लिखना, चाहे किसी भी चीज़ पर आ जाए, पर्यावरण, जनसंख्या, विज्ञान, चाहे जिस भी बिंदु पर आ जाए, लेकिन आपको ये तो लिखना ही है। पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना होना ही चाहिए, और अंतिम हेडिंग आपका उपसंहार होना चाहिए। उपसंहार को कंक्लूजन कहते हैं, मतलब लास्ट में आप सबको कंक्लूड करते हैं, सबको समाप्त करते हैं। ये सब का निचोड़ आपको इसमें लिखना है उपसंहार में। अब जितना ऊपर लिखेंगे बीच में, उन सब का निचोड़ आपको लिखना है इसमें। तो अब ये दो चीज़ें तो एकदम बढ़िया से लिखिए, प्रस्तावना और उपसंहार, ये आपको होना ही चाहिए ऊपर और नीचे। बीच में आपको अगर दिया है पर्यावरण प्रदूषण, अब दे दिया कि इसमें मान लिया आपको प्रश्न दे दिया पर्यावरण प्रदूषण के कारण बताइए तथा उनके निवारण के उपाय बताइए, इस पर निबंध लिखना है। तो आप इसमें प्रस्तावना के बाद हेडिंग लिख देंगे दूसरा, प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के दूसरा हेडिंग क्या लिख देंगे, कारण। और बाकी बीच में ये इसके प्रकार, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिख देंगे, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। फिर इसके अगला हेडिंग आप लिख देंगे इसका प्रदूषण का निवारण, पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, कैसे आप इसको रोक सकते हैं, या रोकथाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे आपको हेडिंग होना चाहिए, कम से कम आपको 2 पेज में तो लिखना ही पड़ेगा प्रदूषण पर, या फिर किसी भी चीज़ पर है तो पहला हेडिंग आपको प्रस्तावना, अंतिम उपसंहार। उसके बाद ये प्रस्तावना माने होता है इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं ना शुरुआत में, आपको करना क्या है। उपसंहार माने कंक्लूजन, आप पूरा कंक्लूड करना चाहते हैं उसको। तो जैसे आप जितना इधर बीच में किए हैं उस सब को छोटे छोटे, जिसको कहते हैं सारांश लिखने के लिए, तो यहाँ पे आपको वही लिखना है सारांश सबका। चलिए इतना तो हो गया आपका निबंध। अब ये आपको इतना ही केवल था, जो कि हर साल आता है, और ये आना फिक्स है। अब इसमें कुछ सोचना नहीं है, इतना तो आपको एकदम पढ़ना है, इतना आना ही चाहिए। हर साल रिपीट होता है एकदम, ये समझिए कि फ्री का नंबर है। बाकी देख लेते हैं आपको और क्या क्या है सिलेबस में चल के फिर से। यहाँ पे सिलेबस था, हाँ चलिए देखिए, यहाँ पे हो गया आपका रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, उपसर्ग अब देखना है, प्रत्यय, समास, तद्भव, तत्सम। देखिए समास वहाँ पे नहीं बताया, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहीं बता दे रहा हूँ, यहीं पे देख लीजिए समास। इसको थोड़ा सा और दिख रहा है, चलिए। तो उपसर्ग, देखिए उपसर्ग क्या होता है ये भी देख लीजिए यहाँ पे। उपसर्ग होता है जो कि किसी शब्द के पूर्व लगाते हैं। उपसर्ग में क्या होता है, जो पहले लगाते हैं, किसी शब्द के पहले लगा के और नया शब्द बनाएंगे तो उसे कहेंगे उपसर्ग। प्रत्यय इसी का उल्टा, प्रत्यय को कहाँ लगाएंगे, शब्द के पीछे लगाएंगे, शब्द के पीछे लगाकर कोई नया शब्द बनाएंगे तो उसे प्रत्यय, अगर शब्द के पहले लगाएंगे तो उसे उपसर्ग। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जाम में आपको 1 नंबर का आना है, तो या तो दे देगा कोई शब्द और कह देगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग। जैसे आपको मान लिया शब्द दे दिया अपमान, अपमान, और कह दिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, अप है ना, ये इससे मान में अप लग के बनाया नया शब्द, तो अप इसका क्या हो गया, अप हो गया इसका उपसर्ग। तो ऐसे आपको देगा, वैसे अ हो गया, अन हो गया, अधि हो गया, तो इन सब से आपको देखना। ऐसे आपसे अ से बनने वाले शब्द कौन कौन से हो जाएगा, अनोखा हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा, अवटन हो जाएगा, तो ये सब अ से हो जाएंगे। वैसे अन से अगर देखना चाहें तो अनधिकार हो जाएगा, अनधिकार। अधि से आपको देखें तो अधिकार, अधिकरण, अधिक्षेत्र। अप से देखेंगे तो अपमान, अपयश। तो ऐसे आप इन सब से, ये आसान होता है बहुत, आप देख करके आप पहचान सकते हैं। प्रत्यय ये अंत में जुड़ेगा, जैसे आई है ये, तो आई कहाँ पे आप देख सकते हैं, आई चतुराई में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं, आई चतुराई, चतुर प्लस आई चतुराई।
त्व कहाँ देख सकते हैं, जड़त्व हो गया, अपनत्व हो गया, बंधुत्व हो गया। ता कहाँ देख सकते हैं, निजता हो गया, रायता हो गया, सुंदरता हो गया। वैसे ही पन आप देखना चाहें तो अंत में पन कहाँ लगता है, बचपन में पन लगता है, लड़कपन में लगता है, अपनापन में लगता है। वह देखेंगे दिखावा में आपको लगेगा, छलावा में लगेगा। हट देखेंगे कड़वाहट हो जाएगा, घबराहट हो जाएगा, सनसनाहट हो जाएगा। वट कहाँ देखने मिल जाएगा, लिखावट, सजावट। ये सब आपको प्रत्यय में देखना है। अब देखिए समास बचा है, ये सब एक एक नंबर के ही हैं जितने भी आप टॉपिक यहाँ पे देखे हैं। समास में आपको दो ही समास पढ़ना है, द्वंद्व और द्विगु। इसके लिए आपको 5 मिनट का वीडियो एक है डिस्क्रिप्शन में, अगर देखना है पूरा जितने समास है छठ हो तो उस पूरा देखना है तो वहाँ देख सकते हैं, नहीं तो बाकी अभी मैं बता ही दे रहा हूँ द्वंद्व और द्विगु को। देखिए द्वंद्व में और छिपा रहता है, द्वंद्व में क्या छिपा रहेगा, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ द्वंद्व। द्वंद्व में क्या रहेगा, बीच में और छिपा रहेगा, और छिपा रहेगा। जैसे राधे श्याम, राधे श्याम, बीच में देखिए ऐसे भी समझ बीच में जाता डैश रहता है, ये राधे श्याम। अब इसमें क्या छिपा है, राधे और श्याम। इसको अगर विग्रह करेंगे, विग्रह माने अलग अलग करना होता है, तो विग्रह क्या होगा, राधे और श्याम। ऐसे ही हो जाएगा भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन। इसका विग्रह करेंगे तो अलग अलग करेंगे, क्या होगा, भाई और बहन। तो इस तरह से आपको ये हो जाएगा द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, राधे और श्याम दोनों मेन मेन है, प्रधान माने मेन। वैसे ये बीच में और छिपा रहता है। अब देखिए द्विगु में आपको क्या रहेगा, द्विगु में गणना पद छिपा रहता है। द्विगु में क्या रहेगा, गणना पद। तो इधर लिख दे रहा हूँ द्विगु के लिए, द्विगु के लिए गणना पद। गणना माने गिनती। तो गिनती के लिए जैसे आपको द्विगु का क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में त्रि माने तीन, भुजा तो त्रि, ये तीन गणना है ना, तीन गिनती वाला शब्द है। इस तरह से आपको चौराहा हो गया, चौराहा माने चार राहों का समूह, चार, ये चौ से चार, चार भी गिनती है। तो इस तरह से पंचभुज हो गया, पंचमुख, पंचमुख नहीं कर रहा हूँ, पंचमुख भी हो जाएगा, पंचवटी हो जाएगा। तो जहाँ पे ये गिनती वाला आ जाए तो वो, अब देखिए गिनती में भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि तीसरा शब्द कोई नया नहीं बनना चाहिए, नहीं तो वहाँ बहुब्रीहि हो जाता है। जैसे दशानन आप देखेंगे, 10 आनंद, आनंद माने मुख, 10 माने 10 होता है, तो वहाँ पे रावण आ जाएगा। मतलब तीसरा शब्द नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर बहुब्रीहि हो जाएगा वो। तो बाकी और केवल गिनती है, तीसरा शब्द कोई बन नहीं रहा है उससे, तो जनरली वो क्या होगा आपका, तो होगा द्विगु समास। जहाँ पे गणना मिल जाएगा वो द्विगु, जहाँ पे बीच में और छिपा रहेगा वो द्वंद्व। अब तद्भव तत्सम क्या होते हैं, तो तद्भव और तत्सम देखिए, तद्भव होता है जो संस्कृत का विकृत रूप होता है। जैसे तत्सम होता है जो संस्कृत से एकदम ज्यों का त्यों ले लिया गया था। तद्भव, तत्सम होता है संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द जो ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं हिंदी में, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब तत्सम कहलाते हैं। जैसे आपका जल हो गया, जलम, ये क्या है, ये संस्कृत का ही शब्द है। उसको पानी कहेंगे तो वो उसका विकृत रूप है, पानी अब हिंदी में यूज करते हैं, जल आपका संस्कृत का ही शब्द है। उस जल हो जाएगा आपका तत्सम शब्द। वैसे मुख हो गया, मुख भी तत्सम है, उसका तद्भव लिखेंगे तो मुंह हो जाएगा। वैसे कर्ण हो गया, कर्ण माने कान, तो फिर वो कर्ण हो गया आपका तत्सम, कान कहेंगे तो तद्भव हो जाएगा। तद्भव माने उसका विकृत रूप, जो कि समय के साथ बदल गया है, कुछ उसमें विकृति आ गई है। तो तत्सम होता है जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया था, तद्भव उसका विकृत रूप होता है। वैसे पर्यायवाची, आपको पर्यायवाची तो याद ही करना पड़ेगा। पर्यायवाची माने होता है एक ही शब्द के अलग अलग शब्द जिनका अर्थ सब एक ही हो। जैसे जल के लिए पानी यूज करते हैं, नीर यूज करते हैं, तो ये सब पर्यायवाची आपको याद करना पड़ेगा। एक नंबर में आप इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है। चलिए अब देखिए संधि है, संधि में आपको यण संधि पढ़ना है और केवल यण ही पढ़ना है। परिभाषा, उदाहरण, पहचान। परिभाषा तो पूछेगा कि ये आपको एक नंबर में है तो बहुविकल्पी का ये सब है, तो आपको सीधे दे देगा, कोई शब्द दे दिया उसमें पूछ दिया कि कौन सी संधि है, तो जनरली आपको यण का ही एक ही पढ़ना है, तो यण ही होगा, आपको आंख मूंद के लगा देना है कुल मिला के। तो यण में होता क्या है, देखिए इसका अगर सूत्र पूछेगा तो यण का आपको सूत्र क्या होता है, इको यणचि। यण संधि का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र आपको ध्यान देना है, सूत्र डायरेक्ट पूछ सकता है। सूत्र होता है इको यणचि, इको यणचि, ये होता है इसका सूत्र। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ, इको यणचि दिख रहा है, ये होता है इसका सूत्र।
अब देखिए इसमें होता क्या है, यण संधि में क्या होता है, तो यण संधि में होता है ई छोटी ई या फिर बड़ी ई, पेन नहीं चल रहा है सही, छोटी ई प्लस बड़ी, इसके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, मतलब इसको छोड़ के बाकी कोई भी असमान स्वर, कोई दूसरा स्वर आ जाए, या फिर चलिए ये छोटी ई था, अब यहाँ पे ऊ या फिर बड़ा ऊ या फिर री, इसके साथ कोई भी असमान स्वर, कोई मतलब इसको छोड़ के ई को छोड़ के कोई भी असमान स्वर आए तो ये क्या कर देता है, देखिए नाम में ई को य बना देगा, ई को क्या बना देगा, सूत्र में देखिए ई को य, ई को क्या बना देगा, य बना देगा, मतलब ये दोनों ई छोटी चाहे बड़ी ई रहे उसके साथ कोई दूसरा स्वर आ जाए तो उसको य बना देगा, अगर ऊ छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ रहेगा तो उसको व बना देगा, री रहेगा तो र बना देगा, य व र, री रहेगा तो ल बना देता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे इसका उदाहरण देखना चाहें तो आपको ये हो जाएगा इत्यादि, इत्यादि आपको पता है, इत्यादि, अब इत्यादि दे दिया, आपसे पूछ दिया कि कौन सा यह संधि है इसमें, तो इसको पहले विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, इसको संधि को विच्छेद करेंगे, विग्रह नहीं विच्छेद, अलग अलग तोड़ना, तो ये हो गया इति, इत्यादि को कैसे लिखेंगे, इति प्लस आदि, और इसमें क्या क्या है देखिए, इति में छोटी ई है, इति में क्या है छोटी ई, और इधर क्या है आ है, ई छोटी है ना यहाँ से ये वाला, तो ये मिलकर दोनों मिले क्या बन गए, य बन गए, देखिए य बन गए, ई और अ मिले क्या बन गए, य बन गए, तो जहाँ पे आपको य व र इसमें से कुछ बन रहा है तो वो होगा कौन सा, आपका यण संधि। देखिए इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे य व र तो दिखेगा लेकिन उसके साथ ये छोटा कोई दिखेगा, मतलब आधा वाला, जैसे आधा तो दिख रहा है ना, वैसे ही आपको इसमें केवल आधा वाला कहीं ना कहीं दिख जाए, जैसे स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम या स्वागत केवल, अब स्व में देखिए आधा स्व दिख रहा है और वह से पहले आधा, तो जहाँ पे ये आधा वाला दिख जाए वहाँ पे आपको कौन सा लगा देना है, यण संधि, ऐसे देख के ये व के साथ या फिर य के साथ या फिर र के साथ आधा दिखे कोई उससे पहले तो वो यण संधि होगा, क्योंकि ऐसे ही आयादी संधि भी होता है, 12 वालों का भी बताऊंगा इसके वीडियो के अंत में। तो इस आप पहचानने के लिए आप केवल इतना ही ध्यान देना है, यहाँ पे आधा लगा रहेगा, आधा, ये स इधर आधा आपको त दिख रहा है तो ये आपको यण संधि होगा। आयादी संधि थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ वहाँ पे अव हो जाता है और हो जाता है, इस तरह से ये कंफ्यूजन ना, उसके लिए मैं बता दिया कि ये आपको आधा दिख जाए कहीं, इत्यादि हो गया, स्वागतम हो गया, मातृत्व हो गया, मात्राज्ञा हो गया, ये सब आपके यण संधि का ही भाग है। चलिए इतना तो ही कि आपको शब्द रूप में फल का, मति का, मधु का, नदी का याद करना था, धातु रूप में पठ का, हस का याद रखना है। ये था आपका व्याकरण से संबंधित जितने भी हैं। इसके बाद आता है गद पद, देखिए गद से आपको दिया हुआ है, आपको क्या रहेगा 6 नंबर का गद्यांश से लिखने के लिए रहेगा, प्रश्न आपको संदर्भ रहेगा और फिर उसी से प्रश्न रहेगा, ये पेपर दिखाई दे रहा हूँ, वैसे ही पद से भी रहेगा, आपका संदर्भ लिखना रहेगा और कुछ प्रश्न रहेंगे उसको लिखना रहेगा। फिर वैसे ही संस्कृत में भी आपको संदर्भ, देखिए दिख रहा है ना, गद्यांश और पदांश, मतलब कुल मिला हुआ आपको संदर्भ और व्याख्या करने के लिए ये आपको कितना नंबर हो गया, 6 6 12 और 10 22 नंबर के ये टोटल एक जैसे एकदम प्रश्न, ये एकदम आपको संदर्भ लिखने आना चाहिए। आप संदर्भ लिखने के लिए आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, किस पाठ का है ये, किस गद से लिया गया है कि पद से लिया गया है, तो ये तो आपको समझ में आ जाए गद से है कि पद से है, आपको चैप्टर का नाम याद रहना चाहिए और कौन उसको लिखा है। बाकी देखिए गद से लिखा रहेगा तो गद्यांश हो जाएगा, पद से रहेगा तो पद्यांश हो जाएगा, तो आपको संदर्भ लिखने में यही ध्यान देना है कि अगर गद से है तो गद्यांश लिखना है, पद से है तो पद्यांश लिखना है, और गद से है तो उसका जो जो लिखे होंगे उसको उसको कहें कि इसके लेखक हैं, अगर पद से रहेगा तो इसके रचयिता हैं, पद में क्या लगाएंगे रचयिता और गद में लेखक लगाएंगे, इतना बस ध्यान देना है आपको, बाकी चैप्टर के नाम याद रहेगा आपको तो आराम से लिख लेंगे इसको। फिर इसके बाद देखिए कथा चरित्र चित्रण करना है, ये भी आपका फिक्स है 3 नंबर का, एक ही करना रहेगा, 5 6 ठो दिया रहे तो कोई एक चैप्टर से आप याद कर लीजिए, आपको सिलेबस में दिया हुआ है कई ठो चैप्टर, उसमें से कोई एक चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिए आराम से, उसमें से आपको ये हो जाएगा 3 नंबर का, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। वैसे देखिए जीवन परिचय है, ये भी फिक्स है, आप 3 या 4 जीवन परिचय याद कर लीजिए, 3 या 4 देखिए गद से दिया है और पद से भी दिया है,
ये दोनों एक जैसे ही हैं, जो कि आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 5 5 10 नंबर का। देखिए ये भी एकदम आसान। आपका जीवन परिचय गद्य से आप 4 आप याद कर सकते हैं, 3 भी याद कर लें तो मिल ही जाएगा उसमें, क्योंकि 3 दिया रहेगा उसमें से एक ही का लिखना रहेगा। तो कम से कम आप 4, मैं कहूँगा कि आप याद कर लीजिए, 4 लेखक का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है, वो क्या मतलब क्या कहानी कौन सा है, उनका कौन सा निबंध है, ये आपको पता रहना चाहिए। वैसे ही पद से भी आपको 4 कवियों का याद कर लीजिए जीवन परिचय, और उनकी रचनाएं कुछ याद कर लीजिए। तो ये आपका 10 नंबर आराम से इसमें हो जाएगा। लिखने का तरीका मैंने बताया हुआ एक वीडियो में, नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए कैसे आपको लिखना है। अब इसके बाद आते हैं, एक श्लोक लिखना है आपको संस्कृत से, जो कि इस पेपर में ना आया हो। तो देखिए इस पेपर में 2 श्लोक आ जाते हैं अथवा में करके, अब वो 2 ही केवल याद किए हैं और 2 ही आ गए तो फिर फंस जाएंगे। तो वहाँ पे आप, मैं कहूँगा श्लोक आप कम से कम 3 श्लोक याद रखिए, कम से कम 3 श्लोक जो कि आपको किताब में, जो आप ही की किताब में है उसको याद रखे। ये आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब ये फिक्स है, अब ये तो सोचना भी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, ये आना ही है। तो आप 3 याद रख रहिए, उसी 3 में से आपको हो जाएगा। 2 भी याद रखें तो काम हो जाएगा, अगर ज़्यादा किस्मत आपका ख़राब नहीं है तो। बाकी आप 3 याद रखेंगे तो किस्मत भी ख़राब रहेगा तो काम हो जाएगा। ये संस्कृत का आप देखिए, ऐसे ही 2 का संस्कृत में उत्तर लिखना रहेगा। अभी प्रश्न दिखाऊंगा कैसे लिखना है। ये खंड से आपको रहेगा, जो कि आप ही की किताब से होंगे। तो आप अगर कहानी पढ़ें संस्कृत का, जो कि हिंदी में है, तो आप आराम से इसको कर लेंगे। नहीं भी अगर आराम से कर पा रहे हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा सा अपना इधर उधर वाला दिमाग लगाइए। और आपको पता है संस्कृत में लिखना है, संस्कृत और हिंदी में इतना ही अंतर है। कितना अंतर है, एक अंग का मात्रा, एक अ का मात्रा, नीचे ये डैश अनुस्वार जिसे कहते हैं, तो इतना ही अंतर है। अगर आपको अंत में है कर लिखना है इसको संस्कृत में, तो इसको अस्थि लिखा जाता है। इतना तो कम से कम पता ही होना चाहिए कि है के लिए अस्थि और था के लिए आसित। था के लिए क्या लिखते हैं, आसित। तो फिर आप बना लेंगे, मुझे लगता है इतना में तो इतना में अनुवाद हो ही जाएगा। हिंदी लिखिए 2-4 ठो इधर उधर, संस्कृत बनाने के लिए डैश अ का मात्रा है और अंत में अस्थि आसित, इतना आपको पता होना चाहिए। च अगर लिखना है कहीं और लिखने के लिए तो च, इतना आपको व्याकरण आना ही चाहिए कम से कम। तो संस्कृत में उत्तर आप लिख लेंगे आराम से, मुझे लगता है कि इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए इसके बाद निबंध, जो कि अभी बताया हूँ आपका, देखिए 9 नंबर का है। अब इधर दिया है टॉपिक आपको, वैज्ञानिक पर सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक समस्याएं जनसंख्या स्वास्थ्य। अब सब चाहे किसी पर भी आ जाएगा, आपको वही करना है जो पीछे बताया हूँ। सबसे पहले आपको प्रस्तावना और अंत में उपसंहार, बीच में अब जिस टॉपिक पर दिया है उसका बीच बीच में, जैसे वैज्ञानिक पर दे दिया कि अभिशाप है वरदान है, तो बीच में आप लिख सकते हैं इसके क्या क्या महत्व है, क्या क्या इसके योगदान है, क्या क्या इसके नुकसान है। अगर वैसे दे दिया तो इस तरह से आपको बना बना के लिखना है। ये तो रहा है आपका, मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा फिर से बताने के लिए। इतना में आपका देखिए, ये लगभग केवल जितना कहाँ उतना पढ़ लेंगे तो आपका आसानी से आप पूरा पेपर कर लेंगे। चलिए देख ही लेते हैं पेपर, जो कि इधर वाला थोड़ा सा ये छोड़ दिया था, उसमें क्या क्या आया है उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका प्रश्न जो कि मॉडल पेपर है, वेबसाइट पे जो उपलब्ध है यूपी बोर्ड के। आपको पता है 70 नंबर का है, 3 घंटा 15 मिनट में करना है, 15 मिनट पढ़ने के लिए है। तो आप इसको, चलिए मैं यहाँ से नहीं दीजिए वैसे, चलिए इधर देख। पहला प्रश्न, हाँ, विकल्प का पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो ये तो आपको याद करना है, इसमें तो कुछ दूसरा उपाय है नहीं, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। जैसे बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, ये हैं द्विवेदी युग के लेखक। किस युग के हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। अब देखिए ये युग याद करने के लिए तो मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ। देखिए भारतीय, तो जब से सबसे पहले अगर पूछा जाए तो रीतिकाल या प्राचीन युग कहते हैं, जो कब से था, 13वीं शताब्दी से 1850 के आसपास, 1850 या कहीं कहीं 1868 दे देता है। उसके बाद आया था भारतेंदु युग, जहाँ से आपको माना जाता है कि आधुनिक काल शुरुआत होता है। आधुनिक काल कहाँ शुरुआत माना जाता है, तो लगभग 1850 से
और 1900 तक आपको भारतेंदु युग मिलेगा। देखिए आधुनिक काल 1850 के बाद का और अब तक ये आधुनिक काल ही माना जाता है। आधुनिक काल में आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग ऐसे आपको देखने को मिलता है सीरियल नंबर से। तो भारतेंदु युग कब से आपको मिलता है? ये मिलता है 1850 से लेके 1900 तक। उसके बाद द्विवेदी युग आता है 1900 से लेके 1922 तक। इसके बाद आपको शुक्ल युग को ही छायावादी युग कहते हैं। ये 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक होता है। इसके बाद शुक्लोत्तर युग, जिसको छायावादोत्तर युग भी कहते हैं, 1938 से 1947 ईस्वी तक। तो ये और फिर स्वायंतर युग जो कि 1947 से अब तक है। तो इस तरह से आप अगर नहीं लिखें तो लिख लीजिए जो बोला हूँ उसको, नहीं तो फिर आपके किताब में दिया होगा। तो ये था वाला बाबू गुलाब राय किस युग के थे? ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। अब दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ये है निबंध। किस विधा की रचना है? निबंध है। और इसको किसने लिखा था? ये इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखे थे। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन तीसरा है आपका, गबन किसकी रचना है? तो गबन आपको, गबन और गोदान ये तो एकदम बहुत फेमस है किसके? मुंशी प्रेमचंद के। शुक्ल युग की समय अवधि देखिए, अब समय अवधि दे दिया। शुक्ल युग अभी बताया कब था? 1919 से 1938 तक। 1919 से 1938 तक आपको शुक्ल युग देखने को मिलता है। इसके बाद आप नीड़ का निर्माण फिर ये बहुत फेमस है। रचना किनकी? अच्छा, ये पूछा है कि ये किस विधा की रचना है? जीवनी है कि आत्मकथा है या फिर साक्षात्कार, भेंट वार्ता, रेखा चित्र? तो ये आत्मकथा है। किनकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। बहुत फेमस है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर। देखिए आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है? आत्मकथा होता है खुद के बारे में खुद से लिखना, और जीवनी में क्या क्या होता है? दूसरे के जीवन के बारे में लिखना, वो होता है जीवनी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग? तो ये आपका द्विवेदी युग का प्रिय प्रवास रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये पूछा जाए कि ये किसने लिखा था? ये हरिऔध द्वारा लिखा गया था। हरिऔध द्वारा लिखा गया था ये प्रिय प्रवास। मधुशाला फिर से आगे, ये बहुत फेमस है। इनका है हरिवंश राय बच्चन जी का। ये जो अभी ऊपर बताया था ये भी उन्हीं का है, मधुशाला। इसके बाद है भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती, तो ये है मैथिली शरण गुप्त की रचना। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आधुनिक काल कब से कब है? अब अभी बताया था आधुनिक काल लगभग कब से माना जाता है? 50 के आसपास। 1850 के बाद से और अब तक आधुनिक काल में ही आता है। तो ये 1850 के आसपास कौन दिख रहा है इसमें? 1850 के आसपास यही दिख रहा है, 1850 से अब तक। बाकी तो कुछ, अब ये तो ऐसे ये बीच बीच में ख़त्म हो गया तो ये होगा ही नहीं। ये अब तक है, इतना तो पता ही है कि आधुनिक अब तक चल ही रहा है। तो ये 1850 के आसपास, यहाँ पे 43 दिया है तो 43 लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ये ऑप्शन सही है। वैसे 10वां है, मतीराम किस युग के कवि है? अब ये पूछ दिया है किस युग के कवि हैं मतीराम? ये हैं रीतिकाल के। रीतिकाल अभी बताया था कब से? 1850 के पहले वाले समय के हैं ये रीतिकाल के। हास्य रस का स्थायी भाव आ गया। देखिए यहाँ तक तो था आपका गद्य से 5 क्वेश्चन और 5 पद से। इसके बाद अब अभी जो बताया था रस से, ये आपको अस्थाई हास्य रस का अस्थायी भाव अभी बताया था क्या होता है? हास होता है। सुख किसका होता है? सुख होता है करुण का। रति किसका? तो ये आपको नहीं जानना है, लेकिन रति अगर पूछ दिया तो किसका है? ये रति है आपका श्रृंगार रस का। दैनिक देखते हैं, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनोनीलमणि शैल पर आत पर्यो प्रभात। किस क्या है ये? उपमा अलंकार इसमें है, उत्प्रेक्षा के रूपक की श्लेष अलंकार। देख कर बताइए जल्दी। तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। जनो जानो मनो मानो, जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार अभी बताया था। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो इसमें देखिए अब यहाँ पे 3 2 आपको बताया। रोला में क्या 24 मात्राएं जो अभी बताया गया था। इसमें कितने चरण होते हैं? तो इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने कितने मात्राएं? 24 मात्राएं। नेक्स्ट है आपका, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग? तो आ दिख रहा है ना यहाँ पे, आ, तो यहाँ से आ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय 2 5 6 3।
प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद हैं। प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। दो भेद होते हैं प्रत्यय के। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर वैसे ये आपके जो सिलेबस दिया उसके हिसाब से नहीं है। पीताम्बर पीला वस्त्र जिसका अर्थात कृष्ण होता है, यानी कि जहाँ पे अर्थात वाला शब्द आ जाए तीसरा शब्द, वहाँ पे हो जाता है बहुव्रीहि। तो पीला है वस्त्र जिसका, तो किसका पीला वस्त्र है? श्री कृष्ण का। ये हो गया बहुव्रीहि समास। आंसू का तत्सम रूप, आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? देखिए ये आंसू क्या है? तद्भव शब्द है। इसका संस्कृत वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? अश्रु। अश्रु संस्कृत शब्द से लिया गया है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं यड़ संधि का सूत्र। देखिए अभी बताया था यड़ संधि, अब उसमें बहुत ज़्यादा आपको याद भी नहीं करना अगर ऐसे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है यड़, क्या यहाँ पे यड़ दिख रहा है ना, यही यड़ संधि है। ये आदि गुण दिख रहा है, गुड़ गुड़ अंत में गुण दिख रहा है, तो ये गुड़ संधि का हो जाएगा। ये अका सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि, ये दीर्घ दिख रहा है अंत में, दीर्घ संधि हो जाएगा। ये वृद्धि दिख रहा है तो वृद्धि संधि का। ये सब सूत्र हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको टफ नहीं है। यड़ दिया था, इको यड़ इधर दिख रहा है। इसके बाद है फलस्य शब्द का वचन और विभक्ति बताइए। फलस्य, फलस्य ये किसका है? षष्ठी का है, फल का। फलस्य माने फल का, षष्ठी विभक्ति। अब कौन सा है? ये प्रथम एक वचन का है। ये षष्ठी विभक्ति एक वचन, एकदम पहला लाइन में ही आपको दिखेगा। बताया भी था, नहीं देखने तो पीछे वीडियो करके देख लीजिए। अपठत धातु का वचन और पुरुष, किस वचन का है, किस पुरुष का है? तो ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है अपठत। किस लकार का है? अगर पूछ दिया तो लिट लकार। किस लकार का? अपठत लंग लकार का है, भूतकाल का है अपठत। चलिए इतना तो आपका रहा, नीचे भी देख लीजिए जल्दी जल्दी। अब देखिए ये प्रश्न है आपका, संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है। संदर्भ आपको पता है, प्रस्तुत और गद्य से लिया गया है। ऐसे कहानी वाला रहे तो गद्य से, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस शीर्षक से लिया गया है उसका नाम और कौन इसके लेखक हैं वो लिखना है। रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, जो ये लाइन केवल खींचा है केवल उतना ही का व्याख्या करना है। मतलब ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक केवल आपको व्याख्या करना है। या कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, सामान्य भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसका केवल आपको अपनी भाषा में व्याख्या करना है, अपनी भाषा में व्याख्या करना है। इसके बाद ये लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन दे दिया है तो आपको इसी में मिल जाएगा क्यों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ देखिए उत्तर आपको मिल जाएगा, जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आप इसका उत्तर मिल गया यहीं पे। तो इस तरह से आप ये आराम से कर सकते हैं। और उसको नहीं करना तो अथवा में दिया है दूसरा वाला, कोई एक तो आ ही रहा होगा आपको, तो ये आप कर लीजिएगा। अब देखिए वैसे पद्यांश से दे दिया गया है तो आप क्या करेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता, वहाँ पे लेखक लिखना था, यहाँ पे रचयिता लिखना है संदर्भ। वैसे ही अंश का रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, ये वाला यहाँ से केवल इतने लाइन का व्याख्या करना है। बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर सत्र धराई। ये आपको पता है ये कहाँ का है? अच्छा ये भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कौन वर्णन कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए सूरदास। सूरदास जी क्या कहते हैं, वो अपनी भाषा में यहाँ से इसका व्याख्या कर दीजिए कि बहिर क्या है? बहरे माने बहरा जो है वो सुनने लगते हैं, गूंग जो है वो बोलने लगते हैं, और जो रंक माने जो फकीर हैं गरीब हैं वो अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगते हैं। कब? जब प्रभु की कृपा हो जाए तब। ये बना के आपको लिखना था। तो पूछ दिया कौन सा अलंकार है इसमें, तो कौन सा अलंकार है, तो ये आपको यहाँ से आप पूरा बताइए। वहाँ से देखिए चरण कमल दिख गया, चरण कमल अभेद रहित आरोप है, तो कौन सा अलंकार? यहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार। चरण कमल दिख रहा है ना, यहाँ पे बिना भेद का है, तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ऐसे देखिए संस्कृत में आ गया, तो ये आप पढ़े होंगे किस चैप्टर का है, ये आराम से आप इसको पढ़ के कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दिया है खंड काव्य से कह रहा है कि किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी एक का, देखिए इतना दिया है 1 2 3 4, इसमें से कोई एक करना है, या तो ये कीजिए या फिर ये कीजिए। अब ये नहीं कि पूरा कर दीजिए, ऐसे नहीं करना है आपको, कोई एक ही करना है। लेकिन क का मान लीजिए आप कर रहे हैं तो ये पूरा कीजिए, ये भी करना है और ये भी करना है। क में ये दोनों करना है अगर क कर रहे हैं तो।
वैसे ही अगर केवल ख करना चाहते हैं तो ये दोनों करना है आपको, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट कुछ बचा है। जीवन परिचय अभी बताया था आपको क्या करना है। अब देखिए 3 का दिया है, कोई एक लिखना है, उनका प्रमुख कृतियाँ लिखना है। देखिए इसमें नंबर बांट दिया है, 3 नंबर में जीवन परिचय, 2 नंबर में उनका कृतियाँ या रचना लिखना है, कौन कौन सा वो क्या क्या लिखे थे, निबंध कौन कौन सा, जीवन बाकी चीज़ें वो नाटक लिखे थे वो सब। वैसे ये कवियों में भी जीवन परिचय है, काम वही सेम करना है आपको, इसके लिए 5 नंबर। फिर आपका आता है श्लोक लिखने के लिए, आपको बताया था, याद कर लीजिए श्लोक और आराम से लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर कह रहा है संस्कृत में उत्तर देने के लिए ये, अब ये प्रश्न पूछे आपको किताब से ही है, जो चैप्टर्स में है उनमें से आपको इसमें से कह रहा है केवल किन्हीं 2 प्रश्नों। अब देखिए 4 प्रश्न दिया, इसमें से कोई 2 ही करना है। अब कोई भी 2 जो आपको आ रहा है वो कर सकते हैं। एक विषय पर निबंध लिखना है, देखिए 4 दिया है, कोई एक ही पर लिखना है, पर्यावरण, प्रदूषण, आतंकवाद, जनसंख्या। तो आप पर्यावरण पर तो एकदम तैयार ही कर लीजिए और जनसंख्या पर तैयार कर लीजिए। अब तीसरा है, आपको मन करे तो विज्ञान पर भी तैयार कर लीजिए, बाकी प्रोसेस सबका एक ही है। इतना तो रहा कक्षा 10 के लिए, मुझे विश्वास है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा कक्षा 12 का जो चीज़ें छूटा हुआ है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। कक्षा 12 में आपको पता है संधि के लिए, संधि में यहाँ पे केवल 2 ही संधि था कक्षा 10 में। देखिए कक्षा 10 वाले जा सकते हैं आराम से, 12 वाले जो देख रहे हैं वो आराम से देख लें, जो जो छूटा है वो आपके यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जूम कर ले रहा हूँ। तो आपको संधि में क्या क्या पढ़ना है, देखिए आपको आपको दीर्घ दीर्घ संधि पढ़ना है। दीर्घ के साथ साथ आपको गुण संधि भी पढ़ना है, जो अभी बताया हूँ। गुण के बाद यण भी पढ़ना है, उसके बाद आयाद भी पढ़ना है। ये आपको दीर्घ, गुण, यण और आयाद इतना आपको पढ़ना है। देखिए दीर्घ संधि क्या होता है, जहाँ पे 2 छोटे या एक छोटा एक बड़ा, मतलब दीर्घ आपको पता है ना, आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, वो दीर्घ कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ छोटा सा इसका फार्मूला, और कोई छोटे छोटे मिलके बड़ा बन जाए, जैसे आ बन जाए, या फिर बड़ी ई बन जाए, या फिर बड़ा ऊ बन जाए, बड़ा ऊ बन जाए। तभी 2 छोटे स्वर मिलके या फिर एक छोटा एक बड़ा स्वर मिलकर क्या बन जाए, बड़े स्वर बन जाए, दीर्घ स्वर बन जाए, तब उसे कहेंगे दीर्घ संधि। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे दीर्घ संधि का, तो क्या हो जाएगा आपका, विद्यार्थी हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी का यदि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर आ है, आ का मात्रा, और यहाँ पर अ है, दोनों मिलके क्या बन गए, दोनों मिलके आ का मात्रा बन गए, तो ये दीर्घ बन गए, तो इसे दीर्घ संधि कहेंगे। ऐसे ही आपको रविंद्र देख लीजिए, रविंद्र, रविंद्र में क्या है, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। देखिए इसमें छोटी ई है, और यहाँ पर भी छोटी ई है, ई ई छोटी ई है ना, और ई ई मिलके क्या बन गया, दोनों बड़ी बन गई, ये देखिए बड़ी है, दोनों मिलके बन गए बड़ी ई। ये आपको ध्यान दें, यहाँ पे छोटे मिलके क्या बन जाए, बड़े बन जाए, वो होगा आपका दीर्घ संधि। ऐसे ही आपको गुण संधि देखें तो, गुण के लिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ गुण संधि। ये गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में होता है, देखिए यदि अ या फिर आ, इसके बाद या तो आपको ई या फिर बड़ी ई आए, या इसके साथ क्या आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, या फिर बड़ा ऊ आ जाए, या फिर इसके साथ क्या आ जाए, री आ जाए। तो ये क्या बन जाएंगे, देखिए ये यही है अ या आ, इसके साथ यदि छोटी ई या बड़ी ई आएगा तो ये बन जाएगा ए, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा ए। अगर छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आएगा तो ये ओ बन जाएगा। अगर री आ जाएगा तो ये बन जाएगा अर, अगर री आ जाएगा तो अल बन जाता है।
तो ये आपका गुण संधि होता है। गुण में ए ओ और अल, ये आपको याद रखना है, ए ओ और अल, ये किसमें, गुण संधि में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, तो इसमें क्या क्या है, अब ये बन जाएगा नरेंद्र, नर प्लस इंद्र क्या बनेगा, नरेंद्र। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, नर में अ दिख रहा है, यहाँ पे छोटी ई दिख रहा है, और दोनों मिलकर क्या बन गए, ए बन गए। देखिए नरेंद्र में ए का मात्रा है ना, तो ये बन गए ए, तो ये ए बन गए, या फिर ओ बन जाते या फिर और बन जाते तो क्या बनता, गुण संधि हो जाता। जैसे एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए, देवेंद्र हो जाएगा आपका परमेश्वर हो जाएगा, परम प्लस ईश्वर, और क्या क्या हो जाएगा, रामा प्लस ईश, रमेश हो जाएगा, रामा प्लस ईश, रामा प्लस ईश में बड़ी का ये बन जाएगा रमेश। देखिए यहाँ पर भी ए का मात्रा आ गया। वैसे ही आपको ये ध्यान देना है, इसे महोत्सव अगर दे दिया रहे, महोत्सव, महोत्सव, तो ये क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव बन के ओ बन गया, तो ये वाला आ जाएगा महा प्लस उत्सव महोत्सव। वैसे देवर्षि में देव, देव प्लस ऋषि देवर्षि, ये और वाला आ जाएगा। ये था गुण संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको कौन सा है, यड़ संधि और अयादि संधि। यड़ संधि पीछे बताया हूँ, ई को यड़ ची, ई को य बना देगा, उ को व बना देगा, री को र बना देगा, तब उसे कहेंगे यड़ संधि। अयादि संधि में अय अव आव, ये अयादि संधि देख लेते हैं। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होगा, अयादि संधि में क्या होगा, यदि ए रहे और इसके साथ कोई भी अन्य स्वर रहे, कोई अन्य स्वर, ए के साथ कोई अन्य स्वर रहे तो ये क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। अगर यहाँ पे अय रहे और इसके साथ कोई अन्य स्वर मिल जाए तो ये आय बन जाएगा। अगर ये ओ रहे और इसके साथ कोई अन्य स्वर मिल जाए तो ये अव बन जाएगा। और यदि ये और है और इसके साथ कोई अन्य स्वर मिले तो ये आव बन जाएगा। जहाँ पे ये अय आव औ आव अगर मिले तो वहाँ पे कौन सा होगा, अयादि संधि। जैसे एग्जाम्पल देखें तो नयन, नयन, अब ये किससे किससे मिलकर बना है, ने प्लस अन, ने प्लस अन। अब ने में क्या है, ए है, और इसमें क्या है, अ है, दोनों मिलकर क्या बन गए, अय बन गए। देखिए यहाँ पे अय दिख रहा है ना, न में अ, और ये य, न अ य अ य, ये बन गए अय, ए प्लस अ मिलके अय बन गए, तो ये नयन का है। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ है, तो अभी बताया यड़ में और अयाद में क्या है। यड़ के लिए पहचानने के लिए सीधे आपको आधा वाला मिल जाएगा, जैसे इत्यादि, इत्यादि। अब इत्यादि क्या है, ये इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। यहाँ पे ई है, यहाँ पे अ है, और दोनों ई और आ है, दोनों मिले क्या बन गए, ये य बन गए। यहाँ पे केवल य बने हैं, अय नहीं है। देखिए यहाँ पे आधा रहेगा, ये तो आपको याद करने के लिए है, कहाँ से आप पहचान सकते हैं। तो आधा जहाँ पे दिख जाए, देखिए य व र तो दिख जाएगा वैसे ही, लेकिन यहाँ पे आधा दिख जाए वो कौन सा है, ये है आपका यण संधि। ये आपको दोनों में डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पे आधा वाला दिख जाए वहाँ पे आपको यण संधि, जहाँ पूरा दिखे वहाँ पे अयादि संधि। ने प्लस अन नयन, वैसे ही आपका पो प्लस अन हो जाता है पवन, पो प्लस अन पवन, ओ प्लस अ मिलकर क्या बन गया, अव बन गया, अव, तो पवन हो गया। ऐसे ही आप और पावक देखेंगे तो पव प्लस अक मिलके पावक बन जाएगा, पावक। ये वाला हो गया आव, देखिए आव आ गया ना, इसमें इसमें अव है, इसमें आव है, तो इस तरह से ये आपका अयादि संधि है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कुछ और जो कि आपको छूटा हुआ होगा। रस में आप देखिए, आपको रस में आपको क्या क्या पढ़ना है, रस में आपको हास्य रस भी पढ़ना है, करुण रस भी पढ़ना है जो कि 10 में है। ये हास्य और करुण ये केवल दोनों 10 में है, बाकी सब
बाकी सब नहीं पढ़ना है। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है? श्रृंगार रस, वीर रस, कहाँ गया वीर रस, शांत रस, ये भी आपको पढ़ना है। कुल मिला के 5 रस आपको पढ़ना है। श्रृंगार, करुण, शांत, हास्य और वीर रस। तो इसमें देखिए अस्थाई भाव आपको याद रहना चाहिए। श्रृंगार के लिए होता है रति, करुण के लिए होता है शोक, शांत रस का निर्वेद या निवृत्ति, हास्य रस का हास, वीर रस का उत्साह। जहाँ वीरता का भाव, उत्साह का भाव आए वो वीर रस होता है। हास्य माने जहाँ पे हंसी का भाव आए, श्रृंगार माने जहाँ पर प्रेमी प्रेमियों का बात आ जाए। जैसे जितना मीराबाई का श्री कृष्ण के लिए है, तो उनमें जनरली क्या मिलता है? श्रृंगार रस ही मिलता है। श्रृंगार के भी 2 भाग होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। जहाँ पे दोनों का मिलन होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं, और जहाँ पे दोनों का जो दोनों बिछड़ते हैं वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। तो इस तरह से आपको श्रृंगार के 2 भाग, उतना आपको नहीं डिटेल में जानना है, केवल ये जानना है। शांत रस क्या होता है? जहाँ पे एकदम भगवान के भक्ति में लीन हो जाएंगे, वहाँ पे लीन हो जाएंगे या फिर उनका वर्णन करेंगे। जनरली जहाँ शांत शांत माहौल वाला बात चले, वहाँ पे जैसे किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो वहाँ पे शांत वाला माहौल है, तो वैसे जो में आपको शांत रस मिलेगा जनरली। एक एक करके देख लेते हैं सबको। कहाँ गया? देखिए पहला आपका श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में आपको क्या मिलेगा? जहाँ पे नायक और नायिका का मिलन या फिर उनका बिछड़न हो, वहाँ पे आपको मिलेगा श्रृंगार रस। जैसे श्री कृष्ण जी और मीराबाई, इनका जो मीराबाई द्वारा जो जितना लिखा गया उसमें अधिकतर क्या है? आपको श्रृंगार रस ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, 72 लाल लाल की मुरली धरी लुकाए। मुरली किसके बारे में है? उन्हीं के बारे में। सो करे भवन हसे देन के नटी जाए, या फिर यहाँ पे देखिए तरनी तनुजा तट्टमाल तरवर बहुछा है। ये आपको श्रृंगार रस के हैं। ऐसे ही आपको मिल जाएंगे वीर रस का। देखिए वीरता का जहाँ पे भाव उत्पन्न हो जैसे, तो वहाँ पे आपको वीर रस मिलेगा। इसका स्थायी भाव आपको ऊपर देखिए पूरा दिया हुआ है। उत्साह, जैसे यहाँ पे देखिए वीर तुम बड़े चलो, एग्जाम्पल भी आपको आना चाहिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। ये क्या है? ये वीरता का भाव इसमें उत्पन्न हो रहा है। पढ़ने पर ही आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा यहाँ वीरता वाली बातें चल रही हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। अभी ये शांत रस है। देखिए संसार की असरता, ईश्वर की चिंतन, ये सब बातें चल रही हैं। वहाँ पे क्या है? ये शांत रस है। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बिना सिछाए, छिन में गर्व करे क्यों इतना। ये सब आपको शांत रस है। नेक्स्ट देखते हैं हास्य रस। हास्य माने जहाँ पे किसी का वेशभूषा देख करके आपको या किसी का आवाज़ सुन के वहाँ पे आपको क्या है? हंसी आ जाए, तो फिर वैसे वो क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे। अस्थाई भाव इसका हास होता है। यहाँ पे हास्य लिखा है, हास होता है। उदाहरण देखिए इधर दिया है, बिंद के वासे उदासी तपोवन धारी, महाबिनु नारी दुखारे। बाकी इसके पहले भी यही बताया था उधर 2-3 ठो एग्जाम्पल। ये आप एग्जाम्पल देख लीजिए इसको। करुण रस जहाँ पे शोक उत्पन्न हो, ये भी अभी पीछे बताया था, जहाँ पे शोक उत्पन्न हो वहाँ पे करुण रस आएगा। चलिए इतना चीज़ है आपका। करुण भी, चलिए इधर एग्जाम्पल भी है, देखना है तो देख सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। अलंकार है। देखिए वहाँ पे आपको अर्थालंकार बताया गया था, वो केवल 10 में अर्थालंकार था। और आपको शब्द अलंकार भी पढ़ना है। तो अलंकार में आपको पता है अर्थ और शब्द अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। तो आपको अर्थ पीछे आप देख लीजिए, यहाँ मैं शब्द अलंकार बता दे रहा हूँ। शब्द अलंकार एक ही में जोड़ेंगे तो शब्द अलंकार हो जाएगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? इसमें पढ़ना है अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसमें आपको पढ़ना है अनुप्रास। बाकी 3 ठो पहले इससे बता दिया हूँ, वो भी आप देख लीजिए जाके, पीछे नहीं देखे हैं तो। अनुप्रास पढ़ना है आपको, यमक पढ़ना है और श्लेष पढ़ना है। अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों पढ़ना है। तीनों को एक एक करके देख लीजिए। अनुप्रास क्या होता है? अनुप्रास में जहाँ कोई एक व्यंजन की आवृत्ति होती है, व्यंजन की जहाँ पर आवृत्ति होती है, आवृत्ति माने कई बार आएगा, पुनरावृत्ति होगा, तब उसे कहेंगे
अनुप्रास अलंकार, जैसे तरनी तनुजा तट्टामाल, अभी पीछे देखे थे ना एग्जाम्पल, तरनी तनुजा, ये छोटी का रहेगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बौछार, तो ये ये सब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये अनुप्रास अलंकार, सबसे आसानी यही है, देख कर ही पता चल जाएगा किसमें रिपीट हो रहा है। यमक अलंकार क्या होता है, यमक होता है जहाँ पे कोई एक ही शब्द दो बार आए, एक शब्द हो और दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार, परंतु इसका अर्थ जो कि एक ही शब्द है, दो या दो से अधिक बार आ गया है और उनका अर्थ जो है वो अलग अलग है, अर्थ अलग अलग है, अर्थ कैसा है, अलग अलग, तब उसे कहेंगे यमक अलंकार। जैसे एकदम फेमस इसका एग्जाम्पल कौन सा है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिका है, वाह खाए पौराए जग या पाए बौराए। तो कनक कनक जो दो बार आता है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, धतूरा। तो इसमें क्या कहा जाता है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिका है, या पाए बौराए जग, वाह पाए बौराए जग या खाए एक मिनट क्या था, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकार, वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। देखिए सोना यदि ज्यादा पा जाएंगे तब भी बौरा जाएंगे, धतूरा खा लेंगे तब भी बौरा जाएंगे। ये दोनों देखिए दो बार आया हुआ है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यमक अलंकार आ गया। श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार, देखिए श्लेष का मतलब होता है चिपकना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। श्लेष का क्या मतलब होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। और चिपकने का क्या मतलब है, यहाँ पर चिपकने का यहाँ पे ये मतलब है कि यहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ हो। देखिए यहाँ पे ये शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ था, लेकिन कोई शब्द एक बार ही प्रयोग हुआ हो, एक बार प्रयोग, और परंतु उसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हो, एक ही बार आपको दिखे लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले, तब उसे कहेंगे, मतलब एक ही में चिपका हुआ अर्थ कई हो, तब उसे कहेंगे श्लेष अलंकार। जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। बारे देखिए जो रहीम गति दीप की, यहाँ पे किसका वर्णन किया जा रहा है, दीप की, तब दिया, कुल कपूत गति सोए, कपूत माने जो कुपुत्र होते हैं उनका कह रहा है, दोनों की तुलना कर रहा है, दीपक और कपूत का, कुपुत्र का। कह रहा है कि एक को तो बारने से, बारने माने बारे, बारे यहाँ पे दो बार देखिए कई बार यूज होता है बारे, अब बारे का दो मतलब होता है, बारे का एक तो मतलब होता है बचपन, और दूसरा मतलब होता है बारे माने बारना, जलाना, दिया जलाया जाता है ना, तो वो वाला होता है जलाना। दो देखिए, एक तो कह रहा है कुपुत्र जब बचपन में रहते हैं तब तो उजियार करते हैं, मतलब वो ठीक ठाक काम करते हैं, वैसे दीपक की तरह, जैसे उसको जब तक जलाएंगे तब तक वो उजाला करेगा, और जैसे बुझेगा, बुझे का भी दो मतलब होता है, बुझे माने बड़ा होना, और बुझे नहीं, बुझे का रहा हूँ बड़े, बड़े अंधेरो है ना, बड़े, तो बढ़े का भी दो मतलब है, एक तो बढ़ना और दूसरा बुझना। तो जब बढ़ेगा तो जो कुपुत्र है वो क्या करेगा, वो अंधेरा ही करेगा जिंदगी में, और जो दीपक होगा उसको भी अगर बुझा देंगे तो वो भी अंधेरा ही करेगा। तो इस तरह से ये एक ही शब्द के दो दो मतलब हैं, अब एक ही बार प्रयोग हो रहा है, तो वो होता है आपका श्लेष अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, नेक्स्ट तो कुछ दिख नहीं रहा है। छंद है आपका, छंद में भी कुछ तो छंद पीछे बता दिया गया है, जैसे सोरठा था वहाँ पे और रोला था। जो बचा है आपका, देखिए आपको छंद में भी आपको पढ़ना है, यहाँ पे चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियाँ, इतना आपको पढ़ना है, कुंडलियाँ, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियाँ, ये पढ़ना है आपको। तो इसको पहले देखिए, चौपाई क्या होता है, चौपाई होता है यह मात्रिक सम छंद है, मतलब यह
सभी चरण में क्या होंगे, समान मात्रा में होंगे, तो इसे कहेंगे सममात्रिक। इसमें 4 चरण होते हैं, ये ध्यान देना है। चौपाई में कितने चरण, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 16-16 मात्राएं होती हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल लिखने के लिए परिभाषा है तो आपको याद रहना चाहिए। सबसे आसान देखिए एकदम रोज रोज सुनने वाला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये क्या है, ये आपका है चौपाई। ये आपका चौपाई का उदाहरण है, इसको आराम से नोट कर लीजिए, याद तो होगा ही। इसके प्रत्येक चरण में ये मात्रा गिन सकते हैं, ये कितने कितने हैं। देखिए इसके लिए 1 है और ये है 2, 1 1 2 1 3 4 2 6 1 7 2 9 10 11 12 और 12 के बाद ये 4, 12 2 14 2 16। तो प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा है, 16-16। इसमें भी आपको 16 मात्रा, तो प्रत्येक देखिए 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी, तो चौपाई होगा वो। चलिए इसके बाद दोहा। दोहा में अभी पीछे से बताया भी था। दोहा में कितने कितने, प्रथम और तृतीय चरण में आपको 13-13 मात्राएं, प्रथम और तृतीय में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं। दोहा सोरठा का उल्टा होता है। ऐसे उदाहरण देखिए, फिर वही हनुमान चालीसा का ये, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्ण रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। ये क्या है आपका, ये दोहा का उदाहरण है, याद ही होगा। दूसरा उदाहरण इधर नीचे भी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है सोरठा। सोरठा में क्या होते हैं, ये भी कह रहा है कि ये अर्ध सममात्रिक है, मतलब आधा आधा पर बराबर बराबर। जैसे दुआ भी बताया था, दुआ क्या होता है, दुआ सोरठा का उल्टा होता है। अब इसमें दुआ में क्या था, 13-13 प्रथम और तृतीय में 13, अब इसमें क्या होगा, इसमें प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्रा और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्रा। ये आपका दुआ का उल्टा सोर्ट है। अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कुंडलिया। कुंडलिया क्या होता है, तो ये होता है दोहा और रोला का मिला के होता है। कुंडलिया होता है दोहा और रोला को मिला दीजिए तो आपको मिल जाएगा कुंडलिया। आपको रोला, रोला तो आपको पता नहीं है, रोला में कितनी मात्रा है। रोला शायद पीछे बताया गया था, सोरठा और रोला। रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो अगर रोला और दुआ को एक साथ मिला देंगे तब उसे कहते हैं कुंडलियाँ। इसमें कितने चरण होते हैं, तो 6 चरण होते हैं। देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जहाँ से ये शुरू होगा, जिस शब्द से शुरू होगा वही शब्द अंत में भी आ जाएगा। आप एकदम आसानी से इसको पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ साई से शुरू हुआ था, साई आ गया अंत में। बाकी आप इसको पहचान सकते हैं, बाकी ये आप याद रखे रहिए जो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ बचा है। अब आपको आवेदन पत्र लिखना है। आपको पता है आवेदन पत्र आपका 6 नंबर में होगा। आवेदन पत्र 3 टॉपिक पे दिया हुआ है आपको लिखने के लिए। एक तो है कि कहीं पे नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र, अगर कहीं आपको ज्वाइनिंग करना है, नियुक्ति करना है भर्ती होने के लिए, तो उसके लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो ये प्रारूप है, आप ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया, कहीं दे दिया हुआ किसके लिए, सहायक लिपिक रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए। कहीं आपको क्लर्क के नियुक्ति के लिए आपको देना है, तो वहाँ क्या करेंगे, सेवा में अब किसको किस कंपनी में करना है, उसका नाम, फिर क्या आपको विषय होना चाहिए, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इस विषय, देखिए ये पूरा नहीं पढ़ा जाता है कहीं भी। आप किसी को अगर आप लिख रहे हैं आवेदन पत्र एप्लीकेशन, तो पूरा वहाँ पे आपको पढ़ा नहीं जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, चलिए इसलिए आपको ये विषय लिखना पड़ता है ऊपर। विषय माना सब्जेक्ट, इंग्लिश में लिखेंगे तो इसी को सब्जेक्ट लिखेंगे, हिंदी में विषय लिखेंगे कि आप किस चीज़ के लिए आप ये अब लिख रहे हैं पूरा जो आवेदन पत्र है। तो यहाँ पे देखिए विषय लिखा हुआ है, सहायक लिपिक रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। मतलब ये तुरंत समझ जाएगा कि अच्छा आप किस विषय में आप ये पत्र लिखे हैं मुझे। अब इतना नहीं भी पड़ेगा तो उसको काम चल जाएगा। बाकी का ये महोदय यहाँ शुरू करना है, क्या क्या आपको करना है, किस लिए आप लिखे हैं। बाकी ये देखिए ये विवरण दिया हुआ है कि इसका शैक्षिक योग्यता, और ये अंत में ये लाइन आपको ऐसे, और ये दिनांक इधर लिखना है, इधर आपका प्रार्थी का नाम मतलब अपना नाम, बाकी ये एड्रेस जो है
ये प्रारूप है, आपको लिखना ऐसे ही है। बाकी के भी ये किसके लिए था, आपको नियुक्ति के लिए। अब 3 टॉपिक पे दिया हुआ है, एक तो नियुक्ति के लिए दिया है, एक आपका दिया है किसके लिए, सफाई के लिए। किसी को अगर पत्र लिखना है तो उसके लिए ऐसे आप लिख सकते हैं, किसके लिए लिखना है, मान लीजिए सफाई मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है नगर निगम के, तो आप लिख सकते हैं सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम जहाँ के आप हैं। वैसे वैसे आप अपने गाँव लिखना नहीं है, ये कहीं का भी लिख सकते हैं। विषय आपको लिखना पड़ेगा, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु मान्यवर मैं ये करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, बाकी का इसमें भर दीजिए। और इधर दिनांक, इधर आप प्रार्थी का नाम और निवासी। इस तरह से आपको ये भरना था। ये खत्म हो गया। बाकी नेक्स्ट आपका वही निबंध, इसमें भी है निबंध। तो निबंध आपका इसमें भी इम्पोर्टेंट है। और निबंध आपको दिया हुआ है टॉपिक आपके सिलेबस में, बाकी आप रखे होंगे किताब, उसमें से भी निबंध में आपको वही करना है। जैसे अभी पीछे बताया हूँ, सबसे पहले आप प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद आपको अंत में उपसंहार लिखना है। उपसंहार, उपसंहार। ये बीच में आपको जिस टॉपिक पे दिया है वो उसका हेडिंग बना बना के आप लिख सकते हैं। ये शुरू में प्रस्तावना मतलब आप उसका इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उपसंहार मतलब इसका कंक्लूजन। आप कैसे बीच में जितना लिखें उसका निचोड़ अंत में लिखना होता है। तो ये था आज का वीडियो। मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगा हो तो बाकी आप शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।